योग कहें, जो भी कह लें, अपनी अपनी नजर है देखने का, लेकिन हो रहा है। आप याद कीजिए कि ये चुनाव आचार संहिता का अभी आचार संहिता नहीं लगी है, इसीलिए कहा जा सकता है कि ठीक है ये सरकारी तौर पे किया जा रहा है, लेकिन वहां पर पूरी तैयारियां चुनावी तौर पर ही हो रही हैं। इसको किस रूप में देखेंगे, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और ये जो शिकायत हुई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस शिकायत को कितना जायज समझते हैं आप? और चुनाव सुधार की बात अभी हो रही है और उसी को लेकर के बिल भी पास किया गया है संसद में, और कल हमने देखा चुनाव सुधार में एक जो मामला है आधार कार्ड को जोड़ना, आधार नंबर को जोड़ना वोटर आईडी कार्ड से, वो भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के और खासकर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर के क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी ने यह शिकायत किया है, मैं तो कहूंगा वो देर से आए दुरुस्त आए। पार्टियों को जरूर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि देखिए जब आपका सरकारी कार्यक्रम है तो सरकारी कार्यक्रम में फिर आप चुनावी भाषण कैसे दे सकते हैं? ये तो बिल्कुल एक गलत सी परंपरा पड़ चुकी है कि नहीं, चुनाव आचार संहिता के डेट के पहले तक सरकारी संसाधनों का पूरा दोहन किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए चुनाव आचार संहिता का मतलब क्या था कि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी सभी पार्टियों को इक्वल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन यहां पे तो वो चीजें बिल्कुल तार तार होते हुए दिख रही हैं। हम लोगों ने लगातार देखा है कि तमाम पार्टियां इस नियम का उल्लंघन करती हैं, लेकिन वो उल्लंघन की सीमा क्या हो, लक्ष्मण रेखा क्या हो, यहां तो लक्ष्मण रेखा हम लोगों को बार बार टूटते हुए नजर आ रही है। इसलिए टूटते हुए नजर आ रही है राजीव जी कि देखिए डीएम लगातार आदेश निकालते हैं। क्या आप उत्तर प्रदेश पथ परिवहन निगम को बसों के ड्राइवरों के आदेश निकाले जाते हैं, हर जगह हो रहा है, सुल्तानपुर से लेकर तमाम जगह वो सार्वजनिक तौर पे ये पत्र लिखे जा रहे हैं। भीड़ जुटाने की पूरी जिम्मेवारी दी जाती है। भीड़ को कौन कैसे खाना खिलाएगा, कौन सा सरकारी अधिकारी वहां पे सब्जियों का भोजन प्रबंधन करेगा, कौन नाश्ता कराएगा, कौन चाय पिलाएगा, यह स्तर की चीजें अब ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड हो रही हैं। और अगर उस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं उस पूरे कार्यक्रम में देखें, एक अगर सरकारी कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम की भी अपनी मर्यादा होती है, लेकिन आप सरकारी कार्यक्रम में सीधे सीधे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाते हैं, जो पूर्णतः चुनाव प्रचार ही है। तो चुनाव प्रचार और सरकारी कार्यक्रम के बीच की जो रेखा है वो पूरी तरह से मिट चुकी है। इसलिए यह जरूर इस तरह का विरोध होना चाहिए। हम लोगों को याद है कि आखिर क्या हुआ था उस समय 1975 में, क्यों आपातकाल लगाने की स्थितियां हो गई थी। उसमें इसी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया था, और तत्कालीन इंदिरा गांधी जी की सदस्यता जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाप्त कर दी थी कि आप चुनाव प्रचार में एक तरह से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो कम से कम इन मामलों को, विपक्ष के नेताओं को इन मामलों को जरूर जो है कि चुनाव आयोग के दरवाजे तक ले जाना चाहिए और जनता के बीच में भी उठाना चाहिए कि जनता में भी जागरूकता फैले कि आखिर वो जो टैक्स पेयर की जो गाड़ी कमाई है वो हमारे आपके पैसे हैं, वो इन्होंने अपने घर से अपना इन्होंने जो कि अपने पैसे नहीं जा रहे हैं इनके। तो ये तो एक गंभीर चीज है, और ये मुझे अच्छा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने शिकायत किया है नंबर 1 इस चीज का। देखिए जब आप चुनाव सुधार की बातचीत करते हैं, चुनाव सुधार के इतने सारे मामले भारत में लंबित थे, और कहां से ये आधार कार्ड और एक तरह से जो है कि वोटर कार्ड को कहां से जोड़ने का लिंक, ये कहीं से भी कोई चर्चा में पहले से भी नहीं रहा था। 2015 में एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने इसके कुछ प्रयास जरूर किए थे, लेकिन हमें अभी भी याद है। देखिए 2 फैसलों को हमारे दर्शकों को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय राजनीति में जो कुछ भी चीजें होती है, हमारे यहाँ पर संविधान सर्वोपरि है, और यह सरकार जब भी कोई नियम कानून कुछ भी बनाती है उस संविधान का ही सबसे ज्यादा यह उल्लंघन करती है। यह सबसे बड़ा खतरा है इस सरकार के साथ। चूंकि देखिए 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से घोषित किया था आधार कार्ड के मामले को लेकर कि निजता का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जिसको देने के लिए सरकारें हर हालत में बाध्य हैं, वो ना नुकुर नहीं कर सकती। अगर हमें आपको किसी को भी लगता है तो आर्टिकल 226 के तहत हम लोग सीधे सीधे हाईकोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब देखिए 2018 में जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने जो फैसला दिया था, उस फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि आधार को इस तरह से कहीं पर भी उसका उस प्रकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने माना था उस समय हम लोग मोबाइल फोन से जोड़ रहे थे, उसको तमाम बैंकों से जोड़ा जा रहा था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। और पुट्टा स्वामी जी जो कि सुप्रीम एक तरह से जो पूर्व न्यायाधीश थे, उन्होंने जो है कि ये इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। तो उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए इन्होंने जो है कि ये एक तरह से पूरा का पूरा चीज लेके आए, और हम लोग सारे लोग समझ रहे हैं इसका सीधा मकसद क्या है। अब तक तो मकसद हम लोग देख रहे हैं कि अभी पेगासस का मामला हो, फोन टैपिंग का मामला हो, हम लोग इतना तो समझ चुके हैं
कि सरकार लगातार जो है कि विपक्ष के लोगों की जासूसी करते रहती है, अपने लोगों की भी जासूसी करती है। लेकिन अब इनका मन इतने भर में नहीं भर रहा है। अब इनको हमारे आपके देश भर के जो 140 करोड़ की जनता है, उनके क्या राजनीतिक सोच है, उनके निजी जीवन किस तरह से कहा जा रहा है, उसको उसको भी अपने घेराबंदी में लेने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भी हमारे दायरे में आ जाए। हो सकता है उसके आधार पर फिर उनका अगला कुछ बड़ा प्लानिंग हो। तो ये एक तरह से बड़ा ही एक ऐसा चीज देखा गया कि ये चुनाव सुधार सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने जो एक तरह से निर्णय दिया था, उसका उल्लंघन है ये मामला। तो देखिए, ये सरकार, इस सरकार को जब हम लोग किसी भी पैरामीटर पे मापते हैं, तो ये जब भी संविधान की धज्जियां उड़ाने में गिनती होगी, तो इस सरकार की सबसे बड़ी ज्यादा गिनती होगी। जन भावनाओं से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। अगर राहुल गांधी जी ने यह चीज कह दिया कि मॉब लिंचिंग जो है कि वो 2014 के बाद से सामान्य हो चुकी है, तो इसमें क्या गलत कह दिया गया? पूरे देश भर में इस प्रकार की नजीरें देख रहे हैं। आप 1984 के घटनाक्रम का उदाहरण लेके आ रहे हैं। उस उदाहरण से क्या 2014 के बाद की मॉब लिंचिंग की घटनाओं को आप क्या कहेंगे? क्या आप उसका सामान्यीकरण कर देंगे? उसे भारतीय समाज में स्वीकार कर लिया जाएगा? तो यह कहीं से स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक एक जीवन कीमती है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और आप अनर्गल तर्कों के द्वारा मॉब लिंचिंग को भी जो सामान्यीकृत बनाने का प्रयास ये सरकार कर रही है, ये बड़ा ही खतरनाक प्रयास है। इनका प्रयास लगातार हम लोग देखते हैं कि ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं, एक वर्ग विशेष के लोगों के ऊपर लगातार हमले होते रहते हैं, और उस मामले को उठाना बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। राहुल गांधी ने अच्छा काम किया। दूसरी चीज, आप टेनी जी के मामले को लेकर जो बराबर वो बयान दे रहे हैं, हमें काफी अच्छा लग रहा है कि राहुल गांधी जी लगातार एक तरह से इस मामले के ऊपर संघर्षरत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो डे वन से इस मामले को उठा रहे हैं कि हम इस अजय मिश्र टेनी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये विपक्ष का काम है। अगर राहुल गांधी इस प्रकार से दबाव नहीं बनाते, तो हम लोग उनकी आलोचना करते कि आप विपक्ष की सही भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आखिर किसने ये, देखिए, केवल एक लाइन में कहूंगा, हम लोगों ने पश्चिमी देशों में देखा है राजीव जी कि गाड़ियों से कुचलने की घटनाएं आतंकवादी घटनाएं होती थी। ये तो एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जैसी स्थिति है कि आप किसानों को डराने के लिए इस हद तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी खुद ही प्लान कर रहे होंगे ऐसी घटना का। तभी तो वो गलत गलत दावे वादे करके घूम रहे थे, और आज जो है कि मीडिया जब उनसे सवाल पूछता है तो वो भड़क जाते हैं। अब जब एसआईटी के रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एक सुनियोजित साजिश थी, और हमें अभी भी याद है, जब भी मैं इस घटनाक्रम को देखता हूं तो उसी समय जो एक तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का जो बयान था कि किसानों के ऊपर आप हिंसा कीजिए, लाठियों से वार कीजिए। देखिए, एक एक जगह से अलग अलग हिस्सों से ऐसी स्थिति बनाई जा रही थी कि हमारे अन्नदाता डर जाए और वो आंदोलन बंद कर दें, जबकि किसानों का आंदोलन पूर्णतः गांधीवादी आंदोलन था, लोकतंत्रात्मक आंदोलन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाला फंडामेंटल राइट था। आप उसको वायलेशन कर रहे थे, और ऐसे अपराधी को आप अपने मंत्री पद पर आपने बैठाया हुआ, और आप कहते हैं उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया। अरे अपराधी, उत्तर प्रदेश के तो सबसे बड़े अपराधी को आपने अपने मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया। बातें आप यहां रख रहे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण बातें आप